सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए ये बैच आपकी लाई गई है और इसके अंतर्गत सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी कराई जाएगी, है ना। ठीक है, आप सभी को सबसे पहले तो ये जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है इसका एक तो फॉर्मेट पता होना चाहिए, दूसरा रिटन एग्जाम की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो जब तक आप एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझेंगे तब तक आप इसको क्या किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, है ना। तो एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले उसको पढ़ना जरूरी है, उसके पैटर्न को जानना जरूरी है। तो आप सभी को पता ही होगा कि ये जो एग्जाम है इसके 5 अलग अलग चरण हैं, है कि नहीं। 5 चरणों में होता है ना ये एग्जाम। सबसे पहले चरण में क्या होता है? पहले हाँ सबसे पहले हाँ सबसे पहले क्या होगा? माप जोक होता है सबसे पहले, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। दूसरे चरण में होगा लिखित परीक्षा का पहला चरण जिसको आप बोलते हो प्रीलिम्स। ठीक है, तीसरे चरण में होगा लिखित परीक्षा का दूसरा चरण जिसको आप बोलेंगे क्या? मेंस। चौथे चरण में आता है आपका क्या? चौथे चरण में इवेंट्स आते हैं, है ना। और फिर 5वें चरण में आता है आपका इंटरव्यू। तो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया से होकर के आप गुजरते हैं जब आपको सब इंस्पेक्टर बनना होता है। ठीक है, और टफ जॉब है तो सीधी सी बात है आपको फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग करने की कोशिश वो तैयारी के दौरान ही करता है। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को यदि आप देखें तो इसका नंबर कैसे वो होता है, प्रिपेयर कैसे होता है, फाइनल लिस्ट कैसे बनता है। सबसे पहले तो माप जोक हुआ, आप ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपका हाइट वेट, है ना, हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, वो सारी जो क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करते हो कि नहीं करते हो, वो सारी चीजें देखी जाती है। माप जोक में आप क्वालिफाई करने के बाद प्रीलिम्स के एग्जाम में पहुंचते हो। प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होता है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होता है। और इसका यदि आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस जो है वो 100 नंबर का होता है। अब जब प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के बाद फिर आप पहुंचते हैं कहां? मेंस में। मेंस का जो एग्जाम होता है ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर होते हैं टोटल। ठीक है, 700 नंबर का मेंस होता है, आपको पता होगा कितने नंबर का? 700 नंबर का मेंस होता है, जिसमें एक पेपर जो होता है वो होता है लैंग्वेज का, एक पेपर होता है सामान्य ज्ञान का या सामान्य अध्ययन बोल दिया जाए इसको, और तीसरे भाग में होता है मैथ्स और रीजनिंग का। ये 3 भाग मिलकर के 700 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं आपका। ठीक, लैंग्वेज वाला जो पेपर है ये 200 अंक का, ये भी 200 अंक का, सामान्य अध्ययन भी 200 अंक का, सॉरी 3 घंटे का होता है सामान्य अध्ययन, है ना। ये 3 घंटे का पेपर होता है, बाकी सारे पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। ठीक है, ये पेपर तो 3 पेपर हैं, 600 नंबर का आपका मेंस होता है। मैं 700 बोल दिया था गलती से, 7 घंटे हो जाते हैं टोटल। ठीक है, 4 3 7। ये जो आप टाइम देख रहे हो ना, ये इस एग्जाम का डिसाइडर टाइम है। क्या मतलब सर? मतलब आप जितनी तैयारी अभी तक किए हो, प्रीलिम्स निकाले हो, मेंस में पहुंचे हो, मेंस में पहुंचने के बाद फिर नंबर जुड़ना चालू होता है। यानी जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो इसमें मान लो आपने 400 नंबर लाए, मान लो 400 नंबर लाए,
और इवेंट में भी आपके 300 नंबर का इवेंट होता है, 60 नंबर के 5 इवेंट है। इसमें मान लो आपने 250 नंबर स्कोर कर लिए, तो आपका टोटल स्कोर यहां पर कितना हुआ, 650। ठीक, इसके बाद इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ करके आपका फाइनल मार्क्स बनता है। मतलब ये जो 2 चरण हैं इनके नंबर नहीं जुड़ते, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है, ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग होता है, ये केवल क्वालिफाइंग होता है, दो चरण। तीसरे चरण से आपके नंबर जुड़ना शुरू होता है। तीसरा चरण कौन, मेंस है, फिर इवेंट्स हैं, और फिर आता है आपका इंटरव्यू। ये 3 चरण के मार्क्स मिलकर के आपका फाइनल रैंक तैयार करते हैं। ठीक, इसीलिए मैंने कहा कि रिटन एग्जाम में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, या रिटन एग्जाम की वैल्यू इसीलिए ज्यादा है क्योंकि यहां पर जो आप तैयारी करेंगे प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स के दौरान जो आप पढ़ेंगे उसी अप्रोच को लेकर के आपको मेंस को भी तैयार करना है, क्योंकि दोनों का पैटर्न समान है, दोनों का पैटर्न समान है। और इसीलिए जैसे आप प्रीलिम्स को तैयार करते हैं उसी अप्रोच के साथ बढ़ करके आप मेंस को तैयार कर सकते हैं। जैसे आपने एक सब्जेक्ट उठाया, इतिहास का आपने सब्जेक्ट उठाया, या किसी भी जीएस का टॉपिक उठाया। अब जीएस वाले उस टॉपिक को पढ़ते समय आप, सीधी सी बात है, मान लो किसी टॉपिक को पढ़ते समय वो याद नहीं हो रहा है, तो उसको याद करने के लिए आपने कोई कोड बना लिया है कि नहीं। जैसे सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस के लिए आपने कोई कोड बना लिया। तो जब आप इस कोड को प्रीलिम्स में अप्लाई कर रहे हैं तो इसी अप्रोच से मेंस में भी अप्लाई आप कर सकते हैं। ये आपके पास फायदा है। अगर यही रिटन एग्जाम होता, मान लो यही एग्जाम जो होता ना वो सब्जेक्टिव पैटर्न का होता, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता, लिखने वाला पैटर्न होता, तो ये उतना काम का नहीं रह जाता, है कि नहीं, उतने काम का नहीं रह जाता। ये कब तक ज्यादा काम का है, जब तक आप जब तक आप किसी एग्जाम को ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर दे रहे हैं तब तक के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है ये। लेकिन जैसे ही आप इसको सब्जेक्टिव पैटर्न पर जाएंगे तो सर ये उतना यूजफुल नहीं रह जाता। अच्छी बात यह है कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव पैटर्न का है, और दोनों ऑब्जेक्टिव पैटर्न का है, इसीलिए इसीलिए इसको एक ही अप्रोच के साथ पढ़ा जा सकता है। क्लियर है बात, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस को पढ़ने का अप्रोच सेम होगा। इवेंट्स की यदि हम बात करें तो 5 अलग अलग इवेंट आपको यहां पर देखने को मिलता है। 5 इवेंट मिलेगा, है ना, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़ना होता है ना, 100 मीटर, और फिर 1500 मीटर, ऐसे करके गोला फेंक है एक। तो 5 इवेंट है, 60 नंबर के 5 इवेंट, टोटल 300 अंक का ये जो इवेंट वाला वो है ना, ये चरण, ये कंप्लीट होता है। अब यदि हम रिटन एग्जाम के वैल्यू की बात करें तो रिटन एग्जाम की वैल्यू ये है कि सर 3 जिसके नंबर जुड़ते हैं, है ना, यानी मेंस, इवेंट और इंटरव्यू, इसमें सबसे ज्यादा नंबर मेंस का है। और जब आप इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर मेंस प्लस इवेंट को मिलाकर के जो मार्क्स बनता है, जो मेरिट बनता है, उसके आधार पर आप क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो अगर मेंस आपका बहुत अच्छा स्कोर आया है, इवेंट में अगर आपने ठीक ठाक स्कोर कर लिया, तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। इसमें कई बार, पिछले बार तो ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेंस में स्कोर लाया, इवेंट में फेल हो गए। 90 नंबर लाना भी टास्क है, 90 नंबर लाना भी टास्क है। 300 में 90 नंबर जो है ये क्वालिफाइंग है, 90 नंबर लाना पड़ेगा आपको, उससे कम में आप क्वालिफाई नहीं होगे। 91 भी आ गया तो क्वालिफाई हो आप, 90.5 आ गया तो भी क्वालिफाई हो। लेकिन अगर मेंस में बहुत अच्छा स्कोर है आपका, बहुत, आप 500 नंबर ले आए,
इवेंट में आप फेल हो गए तो आपके इस 500 नंबर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। वहीं आप इवेंट में अगर मान लो 300 में 298 ले आए, 298 ले आए, और मेंस में आपके 350 नंबर, साढ़े मतलब जो आपका मेंस का नंबर है ना 600 नंबर, उसमें मान लो आपके 250 नंबर आए, तो भी सर यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा ऐसा नहीं है। आपको दोनों चीजों को बैलेंस बना करके चलना है। और मैंने इसीलिए कहा कि टफ जॉब है एसआई का जॉब, इसीलिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तैयार किया जाएगा। तो जब आप इवेंट्स की तैयारी करते हो, चोट से जूझते हो, बार बार क्रैम्प्स आते हैं, है ना, गार्डन को बार बार दौड़ के नापते हो, आप फिजिकली फिट हो रहे हो सर, आप फिजिकली अपने आप को तैयार कर रहे हो। लेकिन जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो और किताबों में दिमाग खपाते हो तो आप मानसिक रूप से स्ट्रांग हो रहे हैं, है कि नहीं? तो दोनों रूपों में आपको स्ट्रांग करके ग्राउंड पे उतारा जाएगा। इसीलिए ये दोनों इवेंट का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है, इसीलिए है। ठीक है, तो इस पूरे सिलेबस को यदि आप देखें, इन पूरे चरणों को आप देखेंगे तो इन पूरे चरणों के दौरान आपको अपने आप को न केवल पढ़ाई से जोड़े रखना होता है बल्कि अपने आप को फिजिकली फिट भी रखना पड़ता है। आपको ग्राउंड जाना पड़ेगा, अचानक से एक आध दिन उठ करके पहुंच जाओ ग्राउंड और बोलो कि हम तो दौड़ लेंगे 1500 मीटर, तो वो नहीं होता है फिर। ठीक है, एक दिन दौड़ोगे, दूसरे दिन फिर नहीं दौड़ पाओगे, बहुत टफ जॉब है। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए आपको देख, लेकिन वही है, पद जितना टफ, जितनी मुश्किल से आप प्राप्त करोगे ना, आपकी वैल्यू उतनी ज्यादा रहेगी, है कि नहीं? हाँ, सब इंस्पेक्टर बोलने का देरी है यार, पुलिस डिपार्टमेंट में एसआई है करके, है नहीं? हाँ, तो ये रिवार्ड भी बहुत अच्छा देता है आपको, रिवार्ड भी बहुत अच्छा है, अगर मेहनत है तो रिवॉर्ड भी है इसके पीछे। तो मेंस इंटरव्यू, सॉरी, मेंस इवेंट और इंटरव्यू, ये मिला करके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, अब यदि हम हिंदी विषय की बात करें, हिंदी भाषा की, क्योंकि मैं आगे जाकर के आपको हिंदी ही पढ़ाऊंगा, तो यदि हिंदी भाषा की मैं बात करता हूं तो हिंदी भाषा मैं दो अलग अलग स्तरों पर देखता हूं एसआई भर्ती परीक्षा में। एक तो मैं देखता हूं इसको प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स में हिंदी भाषा 10 नंबर की है और चुन के 10 टॉपिक लिख दिया है, 10 पॉइंट लिख दिया है, उन 10 पॉइंट्स में आपको अपने सिलेबस को कवर करना है। ठीक, लेकिन जब आप मेंस में पहुंचेंगे तो मेंस में मुझे लगता है जितना बड़ा सिलेबस एसआई भर्ती परीक्षा में है उतना बड़ा सिलेबस किसी परीक्षा में नहीं है हिंदी भाषा का। क्योंकि सर हिंदी भाषा अकेले 125 नंबर का सिलेबस है, 63 क्वेश्चन आने हैं इसमें, 63 क्वेश्चन, 300 जो क्वेश्चन मेंस में आने हैं टोटल, है ना, 100 100 100 3 पेपर है नहीं? तो इन 100 पेपर्स में देखा जाए तो 63 क्वेश्चन 300 में से अकेले हिंदी भाषा के ही आने वाले हैं। इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन आने हैं, मेंस में अकेले 125 नंबर का सिलेबस है। पेपर वन में 125 नंबर का सिलेबस, और 125 नंबर का सिलेबस है, मतलब यहां से मान करके चलिए कि आप 125 में 125 फोड़ भी सकते हैं, अगर क्वेश्चन गलत ना हो, विलोपित ना हो, पूरे में पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। हिंदी भाषा इसकी लिबर्टी आपको देता है। बोलने का 125 रहता है, आता है 126 का है। क्यों आता है ऐसा? एक क्वेश्चन 3 नंबर का है ना? हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, फिर अरे वही तो पूछ रहा हूं, क्यों? हाँ, 3 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन मेंस में, प्रीलिम्स में होता है वो। हाँ,
मेंस में 2 नंबर का होता है एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ 300 नंबर का पेपर होता है प्रीलिम्स, 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन के लिए 300 नंबर, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन एक ठो, और 2 से डिवाइड होता नहीं है 125, होता है क्या? नहीं होता, तो उसको देना पड़ता है 63 क्वेश्चन। 63 गुणा 2 करोगे तो ये आएगा 126। समझे बात को? हाँ, तो ये 126 नंबर का सिलेबस बनता है हिंदी भाषा का। और हिंदी भाषा ऐसी है ना जिसमें आपको स्कोर करने की लिबर्टी है। स्कोर आप कर सकते हो, पिछले बार स्टूडेंट्स किए हैं, बहुत स्कोर किए हैं, लैंग्वेज में बहुत सही करके आए हैं। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण तो वो मैराथन क्लास भी था। एक मैराथन क्लास मैंने लिया था इस एसआई के पहले, रवि सर ने ली थी क्लास गणित और रीजनिंग की। तो जितने क्वेश्चन थे वो सब उसी के इर्द गिर्द आए थे, और लगभग 40 क्वेश्चन तो एज इट इज आया था एसआई मेंस में। लगभग 63 में 40 क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आया था। तो वो कहीं ना कहीं फायदा हो गया था स्टूडेंट्स को। तो आप लोग जब मेंस दोगे या प्रीलिम्स दोगे तो उस समय भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे इस प्रकार की लंबी क्लास लेकर के आपको बिल्कुल इससे जोड़े हम लोग, ठीक है। हाँ, तो 125 नंबर का आपका सिलेबस है हिंदी भाषा का, 125 नंबर का। और यदि इस सिलेबस को देखें तो प्रीलिम्स में तो इसका हिस्सा, प्रीलिम्स में यदि इसका हिस्सा देखेंगे तो प्रीलिम्स में बहुत कम है, 10 नंबर। मेंस में इसका हिस्सा बहुत बड़ा है। प्रीलिम्स के यदि मैं हिस्से की बात करूं कि प्रीलिम्स में क्या रहेगा, प्रीलिम्स में क्या रहेगा, तो प्रीलिम्स में एकदम बेसिक बेसिक टॉपिक हैं, जैसे वर्ण, अक्षर, वर्तनी। ये टॉपिक लिखा रहता है, वर्ण, अक्षर, वर्तनी। इसी में लिखा रहेगा स्वर, व्यंजन, है ना। तो वर्ण, अक्षर, वर्तनी, ये आपका सिलेबस है। अब केवल वर्ण, अक्षर, वर्तनी बोलने बस से वर्ण और अक्षर और वर्तनी बस को नहीं पढ़ना है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को शामिल किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत आप स्वरों को पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत आप व्यंजनों को पढ़ते हैं। स्वरों को पढ़ने के लिए, विभाजित करने के लिए 5 अलग अलग जिन आधारों का प्रयोग होता है उन आधारों का अध्ययन भी आपको करना होता है। इसके बाद व्यंजनों की यदि हम बात करें तो व्यंजनों का विभाजन आपको पढ़ना होता है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, आभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, इस प्रकार से विभाजन इसका होता है। इसके बाद स्वर व्यंजन वर्तनी के बाद, सॉरी, स्वर और व्यंजन के बाद इसी में आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा वर्णों का उच्चारण स्थल। कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है वो सब आपको दिखेगा, ठीक है। और हमको लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से चूंकि हम जुड़े होते हैं तो हमको लगता है याद तो करके रखे हैं सर, क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दांत से, प वर्ग ओष्ठ से, हो गया। वो पूछता है व का उच्चारण स्थल क्या है, ए का उच्चारण स्थल क्या है, श का उच्चारण स्थल क्या है ना, इनका उच्चारण स्थल, आ का उच्चारण स्थल क्या है, ओ का उच्चारण स्थल क्या, इनका उच्चारण स्थल पूछता है। अब ये बनता नहीं सर क्वेश्चन, क्यों नहीं बनता सर? हम तो क च ट त प पढ़ के गए थे, इसको तो देखे ही नहीं थे। हाँ, तो इसके क्वेश्चन भी याद करना है अपने को, पढ़ना है इसको भी। इसको पढ़ने का एक अप्रोच होता है, वर्णमाला को अलग अप्रोच से आप पढ़ेंगे। अभी तक जो कन्वेंशनल पैटर्न पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा अलग तरीके से हमको पढ़ना होगा, ठीक है। अब उच्चारण स्थल पढ़ने के बाद, वर्णों का उच्चारण स्थल पढ़ने के बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे, हाँ, प्राणत्व के आधार पर वर्णों के विभाजन में, जिसमें आप अल्प प्राण, हाँ, जिसमें आप पढ़ते हैं अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों का विभाजन। ये विभाजन आपको देखना है। और आगे बढ़ेंगे आप तो आपको आघोष और सघोष वर्णों को देखना है। इसको घोषत्व के आधार पर विभाजन कहा जाता है। तो जब इतनी सारी चीजें आप पढ़ लोगे
तब कंप्लीट होगी आपकी वर्णमाला। तो वर्णमाला बड़ा टॉपिक है, दिखने में लिखा रहता है बस कि वर्ण एवं अक्षर बस, लेकिन है बड़ा टॉपिक। ठीक, अब वर्णमाला पढ़ने के बाद फिर अगला टॉपिक आपका लिखा हुआ है शब्द रचना। अब शब्द रचना के अंतर्गत उसने दो भाग किए होंगे, ठीक है, आते इसमें चार हैं। एक आपको पढ़ना है इसमें संधि को, दूसरा आपको पढ़ना है उपसर्ग को, तीसरा आपको पढ़ना है प्रत्यय को, और चौथा आपको पढ़ना है समास को। ये चार टॉपिक जो हैं ये शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये टॉपिक होने के बाद फिर आप एंटर करोगे तीसरे कोर जोन में, तीसरे जगह में। और तीसरा जो जगह है पढ़ने के लिए, प्रश्न करने के लिए, वो है शब्द साधन। शब्द साधन की यदि हम बात करें तो शब्द साधन के अंतर्गत आप शब्दों का विभाजन पढ़ते हैं। शब्दों को अलग अलग आधारों पर जो बांटा जाता है उन आधारों को आप पढ़ते हैं शब्द के अंतर्गत। 5 अलग अलग आधार हैं जिसमें आप विभाजित करते हैं, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबका विभाजन है और सबकी एक निश्चित संख्या भी है, तो इसीलिए हमको इन संख्याओं के साथ साथ इस विभाजन को भी अच्छे से ध्यान में रखना होता है। इसी विभाजन में आप क्या पढ़ेंगे, इसी विभाजन में आप पढ़ेंगे सार्थक और निरर्थक शब्दों को। इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे विकारी और अविकारी शब्दों को। इसी के अंतर्गत रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्दों का विभाजन पढ़ेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्दों को पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक शब्दों को पढ़ेंगे। तो मूल जो एरिया है शब्द साधन में शब्द वाला, वो यहां से आपको सारी चीजें कवर करेगा। और यहां से आप एंटर कर चुके होंगे मूल व्याकरण में, और मूल व्याकरण में एंटर करने के बाद दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक आता है शब्द। ठीक है, अब जब आप शब्द पढ़ लेंगे तो शब्द पढ़ने के बाद फिर एक टॉपिक आएगा शब्द रूप। शब्द रूप, शब्द रूप के अंतर्गत 3 टॉपिक हमको देखना होता है। एक होता है लिंग, एक होता है वचन, और तीसरा होता है कारक या परसर्ग। तो लिंग, वचन और कारक ये आते हैं टॉपिक किसके अंतर्गत, शब्द रूप के अंतर्गत। शब्द रूप पढ़ने के बाद फिर आप आते हैं वाक्य वाले हिस्से में। शब्द वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया यहां से, है कि नहीं, ये चौथा टॉपिक है। हाँ। वाक्य के अंतर्गत अब वाक्य में एक टॉपिक आपको पढ़ना होता है वाक्य के अंग, दूसरा आप पढ़ते हैं वाक्य के आवश्यक तत्व, तीसरा आप पढ़ते हैं वाक्य के भेद। और भेद जब करते हैं वाक्यों का तो 2 अलग अलग आधारों पर करते हैं। एक को बोला जाता है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, और एक को बोला जाता है रचना के आधार पर वाक्य भेद। इस विभाजन में आप पढ़ेंगे सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों को। सुना होगा आपने, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये पढ़ेंगे। और इसी में आप पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक, संदेहवाचक वाक्य देखेंगे। इसी के अंतर्गत आप विस्मयादिवाचक वाक्य देखेंगे। तो अलग अलग प्रकार के वाक्यों का विभाजन यहां पर होता है, ये आप पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद फिर आप एंटर करोगे आपके रस, छंद और अलंकार वाले इलाके में। रस, छंद और अलंकार, ये 3 टॉपिक हैं। इसके बाद
एक टॉपिक है आपका मुहावरे लोकोक्तियां, ये एक टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियां। एक टॉपिक में है पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसी में पढ़ना है अपने को विलोम शब्द। ऐसा तो अलग अलग भाग मिल करके ये पूरा हिस्सा मिल करके आपका क्या बनेगा, प्रीलिम्स का हिस्सा। ये प्रीलिम्स के सिलेबस में शामिल हैं ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ, प्रीलिम्स में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मेंस के सिलेबस में अगर मैं बात करूं ना कि मेंस में एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है सर, तो मेंस में इसमें हमको थोड़ा सा हिस्सा ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है सर, मेंस में इसमें ऐड करना होता है हमको काव्य दर्शन को। ये हमको देखना होता है, ठीक है। काव्य दर्शन के अंतर्गत जो अलग अलग संप्रदाय है साहित्यों के, उन साहित्यों के अलग अलग जो आचार्य हैं उनके कथनों को पढ़ना होता है। जैसे पिछले बार पूछा था वो रसात्मकम वाक्यम काव्यम किसकी रचना है, तो आचार्य विश्वनाथ की है, ठीक है। पिछले बार पूछा था ये क्वेश्चन। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के जो संप्रदाय हमारे यहाँ चलते हैं काव्यों के, उन काव्य संप्रदायों को हमको देखना है, ठीक है। काव्य रूपकों पे हमको चर्चा करनी है। तो इसके अंतर्गत अलंकार रूपक है ना। अलंकार प्रमुख रूप से अलंकार को मानने वाले अलंकारवादी साहित्यकार हैं, रस रूपक हैं। इसके अलावा जो रीति रूपक काव्य है वो भी हमको देखना है। तो अलग अलग काव्य दर्शन के शाखा के लोग हमको मिलेंगे, तो एक ये चीज हमको ऐड करना है। दूसरा हमको इसमें ऐड करना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप देखते हैं तो वहां पर जो हिंदी साहित्य है उसको अलग अलग कालखंडों में बांटा जाता है, ठीक है। अलग अलग कालखंडों मतलब सर समय के हिसाब से रचना की प्रवृत्ति के आधार पर अलग अलग साहित्यकारों ने, अलग अलग समालोचकों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग विभाजन किया है, जिसमें आचार्य शुक्ल का विभाजन जो है वो सबसे ज्यादा प्रमाणित माना जाता है, सबसे प्रामाणिक है। तो आचार्य शुक्ल का विभाजन हम देखेंगे। इसके अलावा ये विभाजन जब आप पढ़ोगे तो जैसे आचार्य शुक्ल हैं वो 4 कालखंडों में बांटते हैं, है ना। पहले काल को बोलते हैं आदि काल, फिर पूर्व मध्य काल, फिर उत्तर मध्य काल, फिर आधुनिक काल। इसी को दूसरी बार जब किताब निकालते हैं तो इनका फिर से नामकरण करते हैं। सबसे पहले कालखंड को कहते हैं वीरगाथा काल, फिर आता है भक्ति काल, फिर आता है रीति काल, फिर आता है गद्य काल। ये कालखंडों में उन्होंने बांटा है। तो पहला जो कालखंड है, तो हर कालखंड में देखो, चाहे वो पहला हो चाहे दूसरा, किसी भी कालखंड में हो, हर कालखंड में कुछ प्रमुख कवि हुए हैं, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं रही हैं। हर कालखंड की कोई ना कोई विशिष्टता रही है। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए हमको पहुंचना है साहित्य और साहित्यकारों तक। जैसे जैसे आप पहला कालखंड देखेंगे, है ना। पहले कालखंड में जिसको आपने वीरगाथा काल कहा है, इस वीरगाथा काल में मूलतः रासो साहित्य लिखे गए हैं, जिसमें पृथ्वीराज रासो आप नाम सुनते हैं। किसने लिखा है पृथ्वीराज रासो? चंदवरदाई ने लिखा है ना, चंदवरदाई ने लिखा है, ठीक। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है, इस पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? ऐसे ही अलग अलग साहित्यकार आपको मिलेंगे। हमीर रासो किसने लिखा, खुमान रासो किसने लिखा, विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी हैं? क्योंकि विद्यापति की रचना पिछले बार पूछा है, विद्यापति की रचना नहीं पूछा है,
पूछा गया है कि किसको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है ना। तो मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाने वाले कवि कौन है? विद्यापति हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये इनकी रचना है। और आचार्य शुक्ल जब आदिकाल का नामकरण करते हैं तो 12 साहित्यों के आधार पर करते हैं, उनमें 3 तो वो विद्यापति के हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसीलिए पिछले बार पूछा था एग्जाम में। और आगे बढ़ेंगे तो भक्ति काल आएगा। भक्ति काल में तुलसीदास मिलेंगे, मीराबाई मिलेगी, आपको सूरदास मिलेंगे, आपको कबीरदास मिलेंगे, आपको रसखान मिलेगा, ये लोग मिलेंगे आपको। इनकी रचनाएं बहुत अच्छे से याद करनी है, क्योंकि यहां से मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको 4 विकल्प देगा, ऐसे 4 विकल्प इधर, मतलब सूचियां देगा, 2 ठो, इधर एक सूची इधर एक सूची, बोलेगा इसको सुमेलित करो। तो सुमेलित करने के लिए आपको पता भी तो होना चाहिए कौन किसकी रचना है। कम से कम 2 पता होगा तब तो आप विकल्प काटोगे, है कि नहीं? हाँ, तो यहां से आप जितने साहित्यकार चाहे भक्ति काल के हों, वैसे ही रीति काल में आएंगे तो बिहारी मिलेंगे, घनानंद मिलेंगे, भूषण मिलेंगे, आपको पद्माकर मिलेंगे, देव मिलेगा आपको। तो इनकी रचनाएं हमको देखनी है। और आगे बढ़ोगे तो आधुनिक काल में, आधुनिक काल फिर से 6 भागों में बटा हुआ है, पढ़ेंगे उसको एकदम सीक्वेंस में। भारतेंदु युग भारतेंदु युग क्या है, द्विवेदी युग क्या है, प्रगतिवादी युग क्या है, प्रयोगवादी युग क्या है, छायावाद किसको कहा जाता है, ये इनका नाम क्यों पड़ा है ऐसा, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस कालखंड में देखा जाए या इस टॉपिक के अंतर्गत देखा जाए तो हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को अपने को देखना है। ठीक है, तो मेंस के लिए बोला जाए ना तो एक, और ये दूसरा टॉपिक। तीसरा जो टॉपिक है ना वो है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश। और चौथा टॉपिक इसमें होता है संक्षेपण। ये इसमें चौथा टॉपिक है, संक्षिप्तीकरण लिखा हुआ है उसमें, है ना। तो ये 4 टॉपिक आपके आते हैं मेंस वाले हिस्से में अलग से। तो सर मेंस में इतना बस पढ़ना है क्या? नहीं, मेंस में पढ़ना है इतना पूरा, समझे बात को। मेंस में केवल इतना नहीं है सर, मेंस में ये पूरा है, ये पूरा मिल करके क्या बनेगा? मेंस का सिलेबस बनेगा। ठीक है, हाँ। तो पढ़ना तो बहुत सारी चीजों को है, और ये ऐसे टॉपिक है जिनको पढ़ने के लिए बैठे, है ना, जैसे पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्द, तो सर उसमें तो टाइम लगना ही लगना है कि नहीं? हाँ, तो सर इसकी तैयारी करने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। एसआई की यदि आप भर्ती परीक्षा की बात कर रहे हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, तो इसकी तैयारी के लिए ना, अगर आप मानो तो मैं आपको ना कुछ प्रॉपर टिप्स दे सकता हूं। क्या करना है सर? सबसे पहला काम ये रहेगा कि बॉडी माइंड का बैलेंस बना करके चलना है। बॉडी माइंड बैलेंस बना करके चलना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं सर कि केवल पढ़ाई कर रहे हैं, ग्राउंड जाना छोड़ दिए हैं, ये बिल्कुल मत करना। या केवल ग्राउंड जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, ये भी गलत है कि नहीं। अगर आप एसआई जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी बॉडी भी एक्टिव होनी चाहिए और माइंड भी प्रॉपर एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको यहां एक तो समझिए, आपको डेली ग्राउंड भी जाना है, कम से कम हफ्ते में 5 दिन ग्राउंड जाओ, 4 से 5 दिन प्रॉपर रनिंग करो, प्रॉपर जाके घूम के आओ। वैसे भी सुबह सुबह जाना ही चाहिए यार ग्राउंड, है कि नहीं। सुबह ग्राउंड गए हो तो कम से कम कुछ नहीं तो भाई शुद्ध हवा मिलेगी यार, जिसका अभाव है रायपुर में, है नहीं। हाँ, तो ग्राउंड जाओ। दूसरी बात, ग्राउंड को नियमित रखो, है ना। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि डेली डेली प्रैक्टिस में रहो सर।
प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे आप, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, उतने ज्यादा परफेक्ट होते जाओगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरे हिस्से में सबसे ज्यादा नंबर आपको कहीं पर मिलेगा तो मेंस में मिलेगा। ठीक है, मेंस का स्कोर जितना ज्यादा होगा आपके ऊपर इसका दबाव उतना कम होगा। और एक अच्छी बात बता रहा हूं, इसमें अगर स्कोर बहुत अच्छा है ना, इसमें दबाव नहीं है, तो इसमें परफॉर्म भी बहुत अच्छा करोगे आप, है नहीं तो फिर होता क्या है, नहीं नहीं हमको तो इसमें इतना लाना ही पड़ेगा, 250 लाए बिना तो नहीं होगा, 250 लाए बिना तो नहीं होगा, दबाव बन के बाहर हो जाओगे। यहां से रिलैक्स होना शुरू करोगे, यहां थोड़ा राहत मिलेगी। इन दोनों में अगर अच्छा स्कोर हो गया, यहां राहत मिल जाएगी। समझ आई बात? हाँ, तो आपके लिए सबसे पहली चीज ये जरूरी है कि आप अगर इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो बॉडी और माइंड का बैलेंस बना करके चलो। ठीक है, बॉडी को भी बैलेंस में रखना पड़ेगा, अति खाने और अति सोने से बचना होगा। ठीक है, अति खाने और अति सोने से बचना होगा। ठीक है, माइंड के लिए डेली खुराक देते रहो, डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, डेली कुछ ना कुछ इसको काम करने के लिए देते रहो। ब्रेन जो होता है ना हम लोग का, ये हम लोग का नौकर है। ब्रेन जो है ना, ये नौकर है। ब्रेन को काम नहीं दोगे ना तो बिगड़ जाएगा। समझ आई बात? ब्रेन को काम नहीं दोगे तो बिगड़ेगा। काम देते रहो, वो अपने काम में लगा रहेगा, अच्छा रहेगा, काम करता रहेगा। ठीक है, काम देना जैसे बंद किए, खत्म, वो फिर मोबाइल की तरफ जाएगा ध्यान, फिर अंगूठा चलने लगेगा। समझ आ रही बात? उस चीज से बचना है अपने को। तो ये दोनों चीजों में बैलेंस बना करके जब आप चलोगे, तब आपका एसआई की परीक्षा जो है वो क्लियर होगी। ठीक, अब इसमें ग्राउंड के लिए तो आप लोग बिल्कुल, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। ठीक है, या अगर ग्राउंड में कोई अच्छा सुपरविजन आपको मिल रहा है तैयारी कराने के लिए, वहां जाकर के आप तैयारी करो। ठीक है, दूसरी बात कि सर प्रैक्टिस जो है ना ये रेगुलर है, प्रैक्टिस जो है ये रेगुलर होना चाहिए। अब प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये कहूंगा सब्जेक्ट्स को बांट दो, जीएस वाले हिस्से को भी बांट दो। आप हिंदी अलग से पढ़ो, आप इंग्लिश अलग से पढ़ो, मैथ्स और रीजनिंग अलग से पढ़ो, करंट अफेयर अलग से पढ़ो। ठीक है, ये सारे हिस्से हैं आपके सिलेबस में, है कि नहीं? जीएस वाले हिस्से में इसका छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा है, आप देखिएगा मिलेगा आपको। ठीक है, हाँ, तो जब ये पूरा हिस्सा आपको कवर करना है तो सर एक ही दिन में तो होगा नहीं, हमको इस बात को समझना होगा कि सर एक दिन में ये सिलेबस कंप्लीट करना संभव नहीं है। तो हमको क्या करना होगा? हमको करना ये होगा सर कि हम इनको पार्ट वाइज अपने शेड्यूल के हिसाब से तैयार करें। कैसे? पहले जीएस को पकड़ लो, जीएस अलग से एक पेपर है, मैं बता रहा हूं, जीएस अलग से एक पेपर है। ठीक है, जीएस के साथ आप तैयार करते जाओ मैथ्स और रीजनिंग को, आपके लिए आसान होगा। दोनों को बांट लो, है कि नहीं? दूसरा, हिंदी और अंग्रेजी, इसको आप एक सेक्शन में रख करके तैयार करो, या ऐसा कर सकते हो कि हिंदी के अगर समानांतर चलाना चाहो तो जीएस का कोई सब्जेक्ट चला लो, अंग्रेजी के समानांतर कोई सब्जेक्ट चलाना चाहो तो उसको चला सकते हो। ठीक है, कुल मिलाकर कहूं तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो सब्जेक्ट है, ये मान करके चलो प्रीलिम्स के पहले कम से कम 3 से 4 बार कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 3 से 4 बार। और इसके लिए 10 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 किताब नहीं पढ़ना है, हर सब्जेक्ट की एक किताब, लेकिन एक ही किताब का 10 बार रिवीजन। समझ आई बात? 10 किताब नहीं रखनी है, एक सब्जेक्ट की एक किताब, और उसी किताब को 10 बार पढ़ना है, तब आपको नॉलेज बढ़ेगा। क्लियर है? तो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो ना सब इंस्पेक्टर की, तो आपको यही अप्रोच लेकर के चलना होता है, यही अप्रोच लेकर के, इसी अप्रोच को लेकर के जब आप आगे बढ़ोगे तो प्रीलिम्स में चूंकि आप इस किताब को 10 बार पढ़ चुके हो,
तो जब मेंस के लिए पढ़ोगे 11वीं 12वीं बार, तो ये आपके दिमाग में एकदम पक्का बैठा रहेगा। समझ आई बात? पैटर्न तो वही है सर, ऑब्जेक्टिव पैटर्न। ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए या तो आप ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन आंसर लगाने वाला टेस्ट सीरीज देख लो, या कहीं पर टेस्ट सीरीज देख लो ऑफलाइन अगर आप चाहो तो, या अगर आपको लगता है कि उसमें पैसा ज्यादा लगेगा टेस्ट वगैरह देने में, तो आप ऑब्जेक्टिव किताबें ले लो। लेकिन प्रैक्टिस प्रॉपर इसकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप कितना भी पढ़ते रहो, आप उसकी परीक्षा नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? और परीक्षा करोगे, दिमाग थोड़ा थोड़ा रिकॉल करने की मुद्रा में आएगा, तभी तो आपको बता पाएगा आंसर, हाँ आप सही पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, है कि नहीं? हाँ, नहीं तो फिर हमको क्या लगता है, हम पन्ना पलट लिए मतलब पढ़ लिए, नहीं। पन्ना पूरा पढ़ने के बाद अगर पन्ना पलट रहे हो तो वो चीजें एग्जाम हॉल में याद भी तो आनी चाहिए, है कि नहीं? तो एग्जाम हॉल में जब वो याद आएगा, तब वो आपका पढ़ा हुआ काम का है। ठीक है? हाँ, तो प्रैक्टिस प्रॉपर इसकी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा इसका। हो जाएगा? हो जाएगा? ठीक। चलो, तो हिंदी का सिलेबस आपको मैंने बताया कि हिंदी के सिलेबस में ये सारी चीजें हैं। ठीक है? अब हिंदी के सिलेबस को पढ़ने का तरीका क्या है सर? अच्छा, एक टॉपिक तो मैंने यहां पर लिखा नहीं, उसमें सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन वो है आपके सिलेबस में, क्वेश्चन आता है, भाषा बोध। ये प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। ठीक है, भाषा बोध आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन ये आता है क्वेश्चन। पिछले बार पूछा था, अनुच्छेद 351 को पूछा था, आर्टिकल 351 को। ठीक है, पूछा था कि अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश उसमें दिया गया है। ठीक है, उससे संबंधित है। तो ये मेंस सॉरी, ये भाषा बोध वाला हिस्सा भी ना आपके मेंस और प्री दोनों में है, ध्यान रखिएगा। तो जब ये पूरा सिलेबस आप देखते हो ना, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा सर? हिंदी को पढ़ने का तरीका देखो, आप चूंकि क्लास आ रहे हो तो मैं बता देता हूं इसमें कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहली चीज, नोट्स प्रॉपर बनाइए, नोट्स एकदम प्रॉपर बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं ना कि सामने वाले को दिखने में अच्छा है, उसको नोट्स नहीं बोलते। नोट्स वो अच्छा है, आप देखो और आपको सारी चीजें याद हो जाए। समझ आ रही बात? आप सुंदर सुंदर लिख के मुझे दिखाने के लिए लाओगे, मैं उसमें गुड लिख दूंगा, तो ऐसा ही नहीं बन जाओगे। बात समझो, नहीं। कचड़ पचड़ लिखो, कचरा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके समझ में तुरंत आना चाहिए। जब मैं क्वेश्चन करूं, आप तुरंत उसका आंसर दे पाओ। समझ आ रही बात? नोट्स ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि नोट्स क्या करूंगा मैं? नोट्स मैं क्या करूंगा आपका? आपके नोट्स में गुड लिख के क्या मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाएगा कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाएगा? बताओ तो, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं। आपको अगर सेलेक्ट होना है तो सर आपके नोट्स में परफेक्शन चाहिए। ठीक है, और नोट्स कैसे परफेक्ट होता है? नोट्स वो परफेक्ट होता है जिसको देख करके क्लास की सारी बात दिमाग में चल जाए, एक बार पूरा घूम जाए दिमाग में। समझ आ रही कहानी? ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, चल, तो नोट्स एकदम प्रॉपर बनाना। दूसरी बात कि सर बुक अगर कोई लेना हो तो हम कौन सी बुक लें, सवाल आता है मन में। तो बुक के लिए मैं कहूंगा कि इसके लिए आपको अगर लगता है तो सबसे अच्छी किताब मैं आपको बता देता हूं, जो छत्तीसगढ़ में अभी जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, वह डॉक्टर विनय कुमार पाठक की। डॉक्टर विनय कुमार पाठक, विनोद कुमार वर्मा, इनकी किताब है हिंदी का व्याकरण। ठीक है, अगर ये किताब नहीं जम रहा है आपको, आप वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब ले लीजिए, अच्छी किताब है। तीसरा,
पृथ्वीनाथ पांडे की किताब, चौथा चौथा आप हरदेव बाहरी की किताब भी ले सकते हैं, अच्छी किताब है, कोई दिक्कत नहीं है, हरदेव बाहरी। इन चारों में से कोई एक किताब अपने पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर मुझे पूछेंगे कि सर फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस में किसको रखें, किसको लेना सबसे ज्यादा अच्छा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा विनय कुमार पाठक ले लो, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो एग्जाम हो रहे हैं वहां क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं, ठीक है, ज्यादा फायदेमंद यही होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आए वही तो अच्छी किताब मानोगे ना यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है कि नहीं। हाँ, समझाने के लिए तो मैं बैठा हूं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या चाहिए, शब्द चाहिए, उदाहरण चाहिए, उदाहरण उसमें बहुत सारे दिए हैं, ठीक है। और दूसरा कि विनय कुमार पाठक जी की किताब में इतने मतलब सरल तरीके से चीजों को समझाया गया ना कि आप पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। लेकिन यहां से जब मैं बता दूंगा ना तो फिर वो जब किताब में उसी चीज को देखोगे, जब किताब में उसी चीज को देखोगे तो आपके दिमाग में वो परमानेंटली बैठ जाएगी सर चीजें, ठीक है। तो ये दूसरी बात बुक के लिए सर। अब तीसरी बात कि सर मान लो हमको एमसीक्यू की तैयारी करनी है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखना है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए बुक कौन सी लें, इनके लिए आप मार्केट में उपलब्ध कोई भी किताब उठा सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको कहूं घटना चक्र, हाँ ठीक है, अच्छी किताब है, ले सकते हैं आप। इसके अलावा यदि आदित्य पब्लिकेशन वगैरह की किताब आप लेते हैं, वो भी अच्छी किताब है आदित्य पब्लिकेशन की। या मैं आपको अगर मुझे कहेंगे ना सजेस्ट करने के लिए, तो मैं कहूंगा लोकल पब्लिकेशन की किताब ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं इस चीज में, लोकल पब्लिकेशन की किताब ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। कुछ किताबें हैं मार्केट में लोकल पब्लिकेशन की जिसको छत्तीसगढ़ के लोकल पब्लिशर्स जो हैं वो प्रकाशित करते हैं, तो इस किताब को जाकर के आप ले लोगे ना तो आपको ये सब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ आई बात। आप जब ये किताब लोगे लोकल पब्लिकेशन वाली, लोकल कोई से भी पब्लिकेशन हमारे छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, लेकिन उसमें उसमें सीजीपीएससी के क्वेश्चन होने चाहिए, सीजी व्यापम के क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। और चूंकि एग्जाम लोक सेवा आयोग लेगा, है ना, हो सकता है लोक सेवा आयोग ले, पिछली भर्ती वही लिया था, ठीक है। तो अगर लोक सेवा आयोग लिया तो क्वेश्चन का स्तर बढ़िया देगा, और क्वेश्चन का स्तर बढ़िया देगा तो अपने को क्वेश्चन का स्तर में जाकर के चीजों को समझना भी होगा, ठीक है। हाँ, तो लोकल पब्लिकेशन की किताब लेने का फायदा यह है कि आपको सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्लियर है, ठीक है ना। हाँ, चलो, तो ये चीजें जो हैं अपने पास होनी चाहिए हिंदी की तैयारी के लिए, ठीक है। नोट्स होना चाहिए, वो तो मैं बनवाऊंगा ही, आपको जरूरत पड़ेगी तो लिखाऊंगा ही, और जहां पर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाना होगा उसको रिकॉल करने के लिए लिखवाना होगा नोट पॉइंट पे, मैंने लिखवाऊंगा उसको। इसके बाद किताब के रूप में ये तो हमारे पास होनी चाहिए, और एक एमसीक्यू की बुक होनी चाहिए। ये तीन चीजें यदि हैं आपके पास, मैं बोल रहा हूं भाई 63 में 63 फोड़ोगे, अगर मन लगा के पढ़ दिए ये तीनों चीज के साथ 63 में 63 फोड़ोगे, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी इससे। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो नंबर दिलाएगा आपको, हिंदी में नंबर आता है सर, ठीक है। कैसे आता है, ऐसे आता है। और एक चीज बोल रहा हूं, किताब ले रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए, तो प्रैक्टिस कैसे करना, क्लास में जो चीज पढ़े घर गए उसके क्या लगा लिए, एमसीक्यू लगा लिए। पहले अच्छे से पढ़ लो उसको, घर में जाके एक बार दो बार और रिवीजन कर लो, रिवीजन करने के बाद फिर कहां पहुंचो, एमसीक्यू में पहुंचो। यहां से आपका जो प्रैक्टिस वाला हिस्सा है वो मजबूत होता जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस आपको मैंने बताया, ठीक है।
ये सिलेबस मैंने आपको बताया, ऐसे ही होता है ना सिलेबस। सिलेबस ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो सिलेबस को अच्छे से पहले देख लेना। सीजीपीएससी के उसमें होगा, वेबसाइट में पिछली भर्ती का सिलेबस, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसमें सिलेबस सारा चीज मिल जाएगा आपको। इसी में होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसी में अगर होगा ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्लास टेस्ट समय समय पर टीचर्स लेते रहते हैं। ठीक है, वो टेस्ट के लिए वो टेस्ट तो होता ही रहता है यार बीच बीच में। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एडवर्टीजमेंट। इसमें ना सब इंस्पेक्टर का होगा, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। ये पुरानी, हाँ एसआई में कहाँ है, वैसा ही पुराना एग्जाम है। इसी में यही मैं किया था। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन करके रहता है ना सर, हाँ, सेक्शन में चौथे पांचवें नंबर में है, दिख जाएगा। अच्छा ये इसमें ये है सर 90 नंबर, ये वाला है ना। बंद हो गया है। अरे ये क्या हो गया यार, हैंग हो गया। ये इसको जा करके क्लिक करेंगे ना, ठीक है, इसमें मिलेगा आपको विनय कुमार पाठक की बुक दिखा दीजिए। पर्पल कलर का रहता है उसमें, है ना, सूरज पर्पल कलर का है भाई, नया वाला एडिशन उसका। चलिए, तो ये सिलेबस की बात है ना। उसको आप लोग कल डाउनलोड करके रख लीजिएगा। कल थोड़ी सी और चर्चा इस पे अगर हो सके तो कर लेंगे। ये है ना, ये देखो सिलेबस खुलेगा यहां से। ये ठीक, इसमें आपको परीक्षा का पूरा प्रारूप वगैरह लिखा होगा। ये देखो सिलेबस पूरा लिखा है। ठीक है, इसमें हिंदी के सिलेबस में सामान्य अध्ययन, ठीक है, हाँ ये देखो कुल प्रश्न, ये प्रीलिम्स का है ना, प्रारंभिक लिखित परीक्षा का 100 क्वेश्चन 300 अंक। ठीक है, हाँ चलो, ये देखो हिंदी के सिलेबस में वही सारी चीजें हैं। स्वर व्यंजन वर्तनी लिंग वचन काल संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समास है, संधि है, व्याकरणिक अशुद्धि है, शब्द और वाक्य वाला बताया था जो, तत्सम तद्भव देशज विदेशज है, पर्यायवाची विलोम अनेक शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, मुहावरे लोकोक्ति। ठीक है, हाँ ये वही है हिस्सा। मेंस में जब आप आओगे तो ये देखो ये हिंदी है। अब इसमें ना यहां तक तो सब था, यहां तक सारी चीजें, यहां तक हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, मैंने बताया ना आपको भाषा बोध वाला हिस्सा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला व्याकरण पर्यायवाची विलोम शब्द एकार्थी, ये पूरा यहां तक वही है जो मैंने आपको बताया। फिर है हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचना, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी हिंदी छत्तीसगढ़ी रचना, वाक्य भेद रचना और अर्थ ये तो बताया था, शब्द युग्म ये भी बताया था। काव्य बोध में आपको काव्य की परिभाषा, भेद, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, ये आपको पढ़ना है। फिर है आपठित गद्यांश, ये देखो, ठीक है, हाँ तो ये देखो 200 अंक का पहला पेपर। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका जीएस वाला पोर्शन, ये देखो 3 घंटे का है, 200 अंक का बताया था ना, ये 3 घंटे का होता है। हिंदी वाला 2 घंटे का था। आगे बढ़े आप, ये देखो 200 अंक का 2 घंटे का पेपर, तो 7 घंटे हैं, 600 नंबर का मेंस है।
क्लियर है? इसमें मैथ्स नहीं है क्या सर? हाँ, किसमें? मैथ्स नहीं है क्या? ये लो ना, ये लो ना, ये लो, कितना सारा मैथ्स चाहिए है, ठीक है। हाँ, अगर आप विशिष्ट शाखा से संबंधित वो करते हैं, है ना, अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपको पेपर अलग से देना होता है, ठीक है। ये ऐसा, ये साइबर क्राइम में जाना है उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए, तो 200 अंक का कंप्यूटर का पेपर अलग से होगा। ये पिछला पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो सिलेबस बिल्कुल अपने पास होना चाहिए भाई, सिलेबस डाउनलोड कर लिए रहना। समझ आ गया ना कहाँ से करना है? सीजीपीएससी के वेबसाइट में जाना, वहां मिल जाएगा। चलो, तो ये आपका सिलेबस, ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया, सामान्य अध्ययन वाला पेपर 3 घंटे का होता है, बाकी 2-2 घंटे का, बाकी 300 अंक का आपका प्रीलिम्स होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाना शुरू करो, ठीक है। और ये काम जितना जल्दी हो सके वो कर लो। क्यों? जनवरी में हलचल है, समझ आ रही बात? जनवरी में हलचल है, तो इसीलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, डीवी और ये चालू हो जाएगा आपका, ठीक है, नापजोक वाला हिस्सा चालू हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी से तैयारी में लगे रहोगे ना, तो आगे जा करके चीजें आसान हो जाएंगी। और अभी अगर ढेरिया दिए ना, तो फिर अचानक नोटिफिकेशन देगा। और ऐसा ही भर्ती परीक्षा का मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत खतरनाक हो जाता है कई बार। पिछले बार 15 दिन के नोटिस में मेंस लिया है, 15 दिन का नोटिस दिया था और मेंस का एग्जाम लिया है, सोचो। तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इसका कब कब हो सकता है सर? किसका? माप खोज तो जनवरी में, हाँ, मापजोक तो अभी है। हाँ, प्रीलिम्स वगैरह। हाँ, इसका लगभग मान के चलो कि 3 महीना तो वो रहेगा, बीच में रहेगा गैप, ठीक है। मापजोक से चालू रहेगा, मापजोक से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक मान के चलो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, ठीक है। प्रीलिम्स का एग्जाम, क्योंकि 2 से 2.5 महीने आपका पूरा नाप जोक डीबी ये सब एकदम मोटे तौर पर मान लो, अधिकतम इतना समय लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद फिर मैं बोल रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए आपका टाइम देगा वो थोड़ा सा। प्रीलिम्स होगा, रिजल्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है, देखे हो जब मन करे तब वो रिजल्ट दे देता है, ठीक है। 15 दिन में भी रिजल्ट दे सकता है, 1 महीना भी लगा सकता है, 2 महीना भी लगा सकता है, वो टाइम लगा के लेगा। मान लो 1 महीना 1.5 महीना वो टाइम ले भी लिया, एकदम टेंटेटिव 1.5 महीना 2 महीना, उसके बाद फिर वो मेंस के लिए फॉर्म भरवाएगा, ठीक है। मेंस के लिए फॉर्म भरवाएगा, मेंस के लिए 15 दिन का टाइम देगा। हाँ, अलग से भरना पड़ता है मेंस के लिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो मेंस के लिए अलग से फॉर्म, ठीक है। उसके बाद फिर आप मेंस के लिए मेंस में अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। चलो, और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो बिल्कुल आकर के मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है।